डिस्कस कर दीजिए। तो थिएटर है, थिएटर में काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही थी, वैसे वो विजुअल आर्ट में भी दिखाई देती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। सुदर्शन चक्र सबको पता होगा, जो कृष्ण के हैं। तो सुदर्शन चक्र को फेंकते हुए स्टेज पे कैसे दिखाया जाए, विजुअल आर्ट, अब तो विजुअल इफेक्ट्स है, तो पहले कैसे दिखाते होंगे, क्योंकि रामायण महाभारत की तो डेट हमें नहीं पता, पर 3rd-4th सेंचुरी बीसी, मतलब आज से तकरीबन 2025 साल पहले भास नाम के एक नाटककार हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारे नाट्य लिखे हैं रामायण महाभारत में। तो उन्होंने युद्ध के दौरान स्पीड दिखाने के लिए एक ऐसी डिवाइस ढूंढी कि क्यों ना मैं किसी इंसान को भेजूं सुदर्शन चक्र बना के, तो वो यहाँ से वहां भागता हुआ जाए। हाँ, तो अब इसकी आगे डेवलपमेंट क्या होती है कि स्कल्पचर में हमें दिखाई देता है कि चक्र पुरुष है, गदा देवी है। तो ये पर्सोनिफिकेशन कहाँ से आ रहा है? ये थिएटर से आ रहा है। तो इतनी कनेक्शंस हमें दिखाई देती है इन आर्ट्स में, क्योंकि हम ऐसा मानकर चलते हैं, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज है कि काफी लोग ऐसा मानते हैं कि भारत में जो कलाकार थे वो निम्न जाति के थे, इसीलिए उनको संस्कृत नहीं आता था, तो उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था। पर दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आई एम नॉट अ स्कॉलर इन दैट एस्पेक्ट। पर आज मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई काम करने वाले बच्चे किताबें नहीं पढ़ते। तो शायद आज ना पढ़ते हो तो तब भी प्रैक्टिकल काम करने वाले पता नहीं कितना पढ़ के, संस्कृत पढ़ के काम करते होंगे, तो उनके लिए सोर्स शायद थिएटर होगा, डांस परफॉर्मेंसेस होंगे जो वहाँ हो रहे होंगे। तो वो रसिक है और कलाकार है, वो दोनों है। तो वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और वो बना भी रहे। तो ये हमें कहीं याद रखना है जब हम इमेजरी देख रहे हैं। तो टेराकोटा आर्ट स्पेशली भारत में जो है वो कैनोनिकल नहीं है, मतलब वो नियमबद्ध नहीं है। जैसे शायद स्कल्पचर्स कुछ है कि आइकॉनोग्राफी उसमें चाहिए कि कैसे खड़े हैं, हाथ में क्या पकड़ा है, पोस्चर क्या है, इसके कुछ अलिखित नियम आते गए धीरे धीरे, जिससे हम आज आइडेंटिफाई करते हैं। उसे प्रतिमा शास्त्र या आइकॉनोग्राफी कहा जाता है, कि हमें दूर से पता चलता है कि ये क्या होगा। तो ये हमें टेराकोटा आर्ट में इनिशियली नहीं दिखाई देता। तो शायद क्योंकि ये डायरेक्ट इंस्पिरेशन, मतलब अप्रिसिएशन, रसिक के तौर से सुनी हुई कहानियां जो है वो रूप ले रही थी आर्ट में, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अब निर्माता कौन है, वो कहाँ से आए थे, वो क्यों निर्माण कर रहे थे और उनकी निर्मित के पीछे के स्रोत क्या थे, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जब हम पॉपुलर आर्ट की बात करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे कुछ आर्टवर्क देखेंगे, तब ये देखते हुए ये भी कुछ बातें याद रखिए। तो ये बस हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पर देख रहे हैं कि ये हमें सोचना है जब हम कलाकृति को देखेंगे, उसको केवल उसका दृक स्वरूप है उसे देखकर अप्रिशिएट ना करें, पर हम उसके आगे जाकर शायद सोच सकते हैं, क्योंकि हम अब आप भी निर्माता है, आप इतने दिनों से निर्माण कर रहे हैं, तो we can go a little ahead and think about what was the concept behind. अब माध्यम कौन डिसाइड करता है? Maybe we can get back to this slide. तो अब टेराकोटा, ये मैं एक इन जनरल थोड़ा डिनेस्टीज को समझ लेते हैं, भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। जनरली हम शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री, मतलब प्राग ऐतिहासिक कालखंड से, जो भारत में हम कहते हैं सिंधु संस्कृति थी। तो इसे प्राग ऐतिहासिक हम कहते हैं क्योंकि ये संस्कृति आगे जाकर कंटिन्यू नहीं हुई, ऐसा हम मानते हैं, संस्कृति बदल गई। तो ये संस्कृति के पूर्व की संस्कृति है, इसीलिए ये प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री। पर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि प्री हिस्ट्री की जो टेराकोटा ट्रेडिशंस है वो हमें आज तक कंटिन्यूड दिखाई देती है। So that is an interesting aspect for this particular medium. पर तब के दूसरे जो कला है वो शायद हमें ना दिखाई दे। उसके बाद का कालखंड भारत में आता है प्री आर्यन, प्रोटो आर्यन। तो आर्यन इन्वेजन हुआ या आर्यन कहाँ से आए, वो शांति से आए, लड़कर आए, ये सारी बातें अगर छोड़ भी दे तो हमें पता है कि दो अलग अलग भिन्न संस्कृतियों का मिलन शायद 2000 ईस्वी सन पूर्व, मतलब आज से 4000 साल पहले भारत में हो रहा है। तो उस दौरान भारत
कला में परिवर्तन आए। तो ये दूसरा पड़ाव है जब भारत में हमें परिवर्तन आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद का कालखंड है डायनेस्टिक पीरियड, मतलब जब डायनेस्टीज अलग अलग शुरू हुई। डायनेस्टीज माने क्या, मौर्य, गुप्त, ये जो नाम हम सुनते हैं ये परिवारों के नाम है, कुलों के नाम है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये भारत में हमें शुरू हुए दिखाई देते हैं। ये शुरुआत जनरली हमें दिखाई देती है अलेक्जेंडर के आने के बाद। आप अलेक्जेंडर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, जो भारत में तकरीबन 400 बीसी में आए थे, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद फिर अशोक, ये सारे सुने हुए नाम हैं हमारे। तो इस दौरान डायनेस्टिक पीरियड्स आए। अब डायनेस्टी जैसे शुरू होती है, मतलब हमारे यहाँ साम्राज्यवाद आया। तो साम्राज्यवाद आया, सम्राट आया, सम्राट के साथ साथ आई उसकी इकोनॉमी, मतलब उन्होंने खुद की कॉइन्स या करेंसी बनाई, उन्होंने अपनी स्टाइल आइडेंटिफाई करने की शुरुआत की कि ये मेरा राज्य है, मेरे राज्य में शायद ये हो। तो अशोक ने क्या किया, उन्होंने पिलर्स बनाए, अशोक स्तंभ खड़े किए, और वो जहां जहां उनकी डायनेस्टी थी वहां वहां वो खड़े कर दिए। ये तो हम आज भी करते हैं। जब लखनऊ में पार्टी आई, समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने हाथी लगाए। तो ये क्या हुआ, टेरिटोरियल मार्किंग हुआ एक हिसाब से। हर कोई आता है तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स परमानेंट कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जो डायनेस्टी मार्क करते हैं। तो ये शुरुआत होती है डायनेस्टी से। तो इसके बाद बदलाव क्या आता है, उनको लगता है कि हम ज्यादा परमानेंट मीडियम्स में काम करें ताकि हमारे बाद बहुत सालों तक हमने जो बनाया है वो वैसे का वैसा है। तो स्ट्रक्चर्स की साइज भी बड़ी हो जाती है। स्टोन में हमें काम दिखाई देता है, पहाड़ों में कार किए हुए केव्स दिखाई देते। तो सबसे पहली केव जो रॉक कट स्ट्रक्चर अभी उपलब्ध है हमारे यहाँ, वो लोमस ऋषि केव बिहार में है, बाराबार हिल में। वो अशोका के पीरियड में ही हमें दिखाई देती है। भीमबेटका करके जो साइट है वो तो प्री हिस्टोरिक है, तो वो हम डायनेस्टिक पीरियड में नहीं लेते। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत नाम हो रहा है तो लेट टेल मी, आई कैन टेक अ ब्रेक और आई कैन री-एक्सप्लेन। क्या? तो डायनेस्टिक पीरियड जब आता है तो उसके बाद ऑफ कोर्स साम्राज्य आने के बाद एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से आगे जाने की कोशिश करता है। तो भारत में इससे पहले महाजनपद हुआ करते थे, मतलब छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। महाजनपद लिटरली मींस जन मतलब पब्लिक, महा मतलब काफी सारे लोग जहाँ साथ में रहते हैं, ऐसी सिटीज हमारे यहाँ हुआ करती हैं। तो साम्राज्य आने के बाद इन सबको साथ मिलाकर बड़े बड़े एक जैसी संस्कृतियां खड़ी होने लगी, और इसके साथ शुरू हुआ क्लासिसिज्म। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अभिजातवाद में, पर सामान्य रूप से इसको समझना है तो हम कह सकते हैं कि सबको एक समान जीने की एक प्रक्रिया शुरू होने लगी। तो सबकी कला एक जैसी होने लगी, कपड़े एक जैसे हुए, ज्वेलरी एक जैसी हुई। जैसे आज ये मतलब जो चीजें मैं बता रही हूँ ये आज भी वैसे की वैसे जारी है। जैसे आज हम अगर मुंबई में रहते हैं तो हम कोई एक दुकान से खरीदते हैं, आज ऑनलाइन शॉपिंग से तो और भी ये हो रहा है डायनेस्टी फॉर्मेशन। जैसे हम सारे लोग वेस्ट साइड से कपड़े खरीद रहे हैं, लेबल बाहर आ गए कपड़ों के अंदर की बजाय, है ना, जेब पर है, लेगिंग्स पर है, कट्स में है कुर्तियों के, तो दूर से पता चलता है ब्रांड कौन सा है। तो ये क्या है, टेरिटोरी है, यू पीपल आर बीइंग आइडेंटिफाइड विद इट। तो ये क्या है, एक तरह का क्लासिसिज्म है, मतलब स्टाइल डेवलप हो रही है और स्टाइल जो है वो सबको समान तौर से बांटी जा रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा ग्रुप है, हम सब एक जगह से बिलोंग करते हैं। तो ये शुरू होने लगा धीरे धीरे। तो हाइटस जब आता है, मतलब जब साम्राज्य बड़े होने लगते हैं, उसकी प्रगति होती है, तो हमें पूरी उसके साम्राज्य में एक जैसी शैली दिखाई देती है। तो भारत में ये कालखंड माना जाता है गुप्त काल, जिसे गोल्डन पीरियड, सुवर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस दौरान हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे आर्टवर्क्स बन रहे थे। तो गुप्त डिनेस्टी में क्या हुआ, उन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया था, उन्होंने कैनन्स मतलब नियम बनाने शुरू किए थे अलग अलग, उन्होंने हाइट कैसे, एनाटॉमी कैलकुलेट कैसे करनी है स्कल्पचर्स की, इसके कुछ कॉमन रूल्स बनाए। तो हमें दिखाई देता है कि भारत में काफी जगहों पर एक जैसे काम हो रहे थे। तो ये भी हमें दिखाई देता है कि टेराकोटा आर्ट में डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, इट वाज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली। ये हमें दिखाई देता है अजंता में, ये हमें दिखाई देता है विष्णु मंदिर में जो मध्य प्रदेश में बने थे, राइट। उसके
बाद क्या हुआ, उसके बाद 6th सेंचुरी में भारत में आई भक्ति मूवमेंट, पहला भक्ति युग। तो ये पीरियड है आदि शंकराचार्य का सबसे पहले, जिन्होंने सारी अलग अलग जो विचारधाराएं थी उनको एक साथ लाया। उन्होंने कहा ये एक है, अद्वैत है, एक ही शक्ति है जिसको हम साथ में ला सकते हैं। तो शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन, ये सारी विचारधाराओं को उन्होंने यूनिफाई किया। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि भारत में दोबारा कला में परिवर्तन हुआ, क्योंकि कला शुरुआत में धर्म से निगड़ित थी। मंदिर शायद ना बन रहे हो, पर सोर्सेज जो थे, स्टोरीज जो थी, वो बुद्धिज्म से आ रही थी, जैनिज्म से आ रही थी, या विष्णु पुराण से आ रही थी। तो भक्ति मूवमेंट में हमें दिखाई देता है और बदलाव आए। जब यूनिफिकेशन हुआ भारत में, सब साथ में मिले, तो उसके बाद प्रगति दोबारा बढ़ गई, बहुत सारा व्यापार हो रहा था। तो हम बात कर रहे 6th 7th 8th 9th सेंचुरी की। तो ऐसा इतिहास में अगर हम झांक कर देखें तो पता चलता है कि 9th सेंचुरी, 9वें शतक, मतलब चोल काल जो था, तब भारत में बहुत ज्यादा व्यापार होता था। पूरी दुनिया भर में हम व्यापार करते थे, बहुत समृद्धि थी, बहुत पैसे आ रहे थे, बहुत शोहरत थी भारत में। तो तब आता है एज ऑफ प्लेजर, मतलब अब सिर्फ कोई साम्राज्यवाद के लिए कला निर्मित नहीं हो रही है, स्ट्रक्चर सिर्फ कोई रीजन के लिए नहीं बनाए जा रहे, पर मेरे पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है, ज्यादा पैसे हैं, तो मैं अपनी पसंद से पेट्रनेज दे रहा हूँ, मैं लोग कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही हूँ ताकि वो काम करें, है ना। इट इज आउट ऑफ सरप्लस मनी। तो नाट्य हो रहे हैं, टेक्सटाइल डेवलप हो रहे हैं, तो सभी हमें दिखाई देता है इस पीरियड में हो रहा था। तो ये था एज ऑफ प्लेजर। तो इस दौरान हमें दिखाई देता है कि सारी ही कलाएं एक साथ प्रकट हो रही है। सो दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग पीरियड। अब 9वें शतक के बाद क्या होने लगा, उसके बाद भारत में काफी सारे इन्फ्लुएंसेस एंड कन्फ्लुएंसेस, काफी सारी चीजें साथ आने लगी। 9th सेंचुरी में उत्तर भारत में हमें दिखाई देता है कि इस्लामिक कुछ डिनेस्टीज आ रही है, दक्षिण में हमें दिखाई देता है पोर्चुगीज आ गए हैं, या क्रिश्चियनिटी आ रही है, ज्यूज आ रहे हैं। तो इसके साथ संस्कृति में बदलाव आ रहे हैं। तो इस वजह से कला में दोबारा बदलाव हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आया एज ऑफ रीजन, मतलब जो बहुत बदलाव आने लगे, बाहर से पावर्स आने लगी, तो साम्राज्य भी कहीं वीक होने लगे, लोग सवाल पूछने लगे, जो प्रस्थापित आइडियाज थी उस पे क्वेश्चंस उठने लगे। तो इसीलिए वो था एज ऑफ रीजन। तो ये हम पैरेलल है एक्चुअली ये रेनेसां के, या रेनेसां के थोड़े पहले की बात कह सकते हैं। तकरीबन 300 साल रेनेसां, प्रबोधन काल, मतलब जब यूरोप में एज ऑफ रीजन आया, लोग साइंस की तरफ झुकने लगे, सवाल पूछने लगे। यूरोप में उस कालखंड को 14th-15th सेंचुरी को रेनेसां कहा जाता है। तो भारत में शायद कुछ सालों पहले ये होना शुरू हुआ था, जब संस्कृत के अलावा जो ग्रामीण भाषाएं थी उनमें लिटरेचर लिखना शुरू हुआ। उसके बाद आती है दूसरी भक्ति मूवमेंट, सेकंड भक्ति मूवमेंट, दूसरा भक्ति युग। तो ये कालखंड है, ये हमें पता है काफी सारे लोग, संत ज्ञानेश्वर है, कबीर है, तुकाराम है, नामदेव है, सूरदास है, ये सारे लोगों की एज ऑफ रीजन से शुरुआत होती है, जिन्होंने लोगों की भाषा में लिखना शुरू किया ना। और इस दौरान क्या हुआ कि भगवान ये सिर्फ मंदिर में नहीं रहे, पर ये हमारे बीच आ गए। तो रास लीला आती है, राधा कृष्ण का प्यार आता है, मिनिएचर में वो दिखाई देता है। तो भगवान को गुस्सा आता है, भगवान को प्यार आता है। तो ये सारी जो ह्यूमन क्वालिटीज है, ये हम हमें दिखाई देती है एलीट आर्ट में आती है, और इसका दोबारा परिणाम हमें दिखाई देता है विजुअल आर्ट। तो थिएटर भी बदल जाते हैं। तो यही वक्त है जब हमें काफी सारे थिएटर फॉर्म्स भी भारत में शुरू हुए दिखाई देते हैं, जैसे कथकली है, थय्यम है, नौटंकी है, जात्रा है। ये काफी सारे पॉपुलर फॉर्म्स है, ये तब शुरू हुए दिखाई देते हैं, और 16th सेंचुरी तक ही आते हैं। मतलब महाराष्ट्र के तमाशा भी है, वो भी थोड़े कुछ सालों बाद यहाँ में शुरू हुआ दिखाई देता है। तो अब it's a very different kind of world that is being created। और इसी दौरान क्या होता है, भारत में फॉरेन रूलर्स आने लगते हैं। मतलब मुगल आए उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में दक्कनी सुल्तान आए, पर उन लोगों ने हमारी संस्कृति पूरी तरह नहीं बदली, इट इंटरमिंगल्ड विद अस। पर इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ आए, पेट्रनेज में।
क्योंकि सुल्तान जो है वो पेट्रोनेज भी देते हैं, तो उसमें बदलाव है। पॉपुलर आर्ट वैसे का वैसे चल रहा है। उसके बाद आया कॉलोनाइजेशन, मतलब ब्रिटिश रूल, और उसके बाद आया फ्रीडम, हमारा स्वतंत्रता का काल। तो ये सारे पड़ाव जो है भारत ने देखे, उस हर पड़ाव में हमें दिखाई देता है कि कला बदलती गई है। कला में अलग अलग तरह के बदलाव आए हैं, मतलब दृक बदलाव आए हैं, संकल्पना में बदलाव आए हैं, विजुअल्स बदले हैं, कहीं विजुअल्स वैसे ही रहे, कंसेप्ट बदलते गए, तो ऐसे चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारी आइडिया ध्यान में रखते हुए, डू यू वांट अ ब्रेक? इज इट टू मच इंफॉर्मेशन? ठंड लग तो फैन बंद करने को बोला बस। ओके, अब am I clear to everybody? Yes. समझ में आ रहा है कि क्या बात कर रही हूँ? Alright, can we go ahead? अब हम hopefully we can go. तो ये बहुत अर्ली वर्क है, मैंने ज्यादा पॉटरी नहीं ली है क्योंकि आई अंडरस्टूड कि ये वर्कशॉप पॉटरी का नहीं है, तो मैंने यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स टेराकोटा की ज्यादा इंक्लूड नहीं की है। आई हैव ट्राइड टू टेक विजुअल्स मोर, पर ये शुरुआत है। ये इंडस वैली के दौरान के कुछ स्ट्रक है, फिर ये भी ये इंडस वैली के सील्स है जो बहुत वो ये जो ट्रेडिशन है ये हमें बाद में टेराकोटा में काफी जगह कंटिन्यूड दिखाई देती है। तो आज भी आप देखेंगे तो इस तरह के डिजाइन आपको लोकल टाइल्स में वगैरह दिखाई देंगे। तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि ये एक ट्रेडिशन है जो नहीं बदली, और एक ट्रेडिशन है जो ये सारे पड़ाव जो पहले हमने डिस्कस किए तब बदलती गई। तो पैरेलली दो ट्रेडिशंस चलती रहती है, और काफी बार एकेडमिक्स में सिर्फ एक ही ट्रेडिशन स्टडी होती है जो कि एलीट होती है, मतलब जिसे एलीट आर्ट। अनफॉर्चुनेटली भारत में कॉलोनाइजेशन की वजह से ब्रिटिशों ने जो इतिहास लिखा वो ज्यादातर स्टडी होता है। तो दिस स्टाइल समहाउ कंटिन्यूड। आप लोगों के वर्क में भी ये एलिमेंट्स आपको दिखाई दिए होंगे, मतलब इवन आई फाउंड इट। ये फर्स्ट रिएक्शन होती है कि बैल बनाना है किसी को, या हॉर्स बनाया है एक ग्रुप ने, या कुछ चेहरे बनाए हैं, सन मून बनाया है। तो फर्स्ट रिएक्शन ये है कि आप रियलिस्टिक, मतलब जैसा है वैसा नहीं बनाते, आप इम्प्रेशंस बनाते हैं। मतलब तो यहाँ आप देखेंगे वो बैल जो है वो बिल्कुल बैल जैसा एग्जैक्टली नहीं है, पर बैल की जो ताकत है वो उसमें आई है। तो जो इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन जो उस जानवर का है, से घोड़ा वो बनाते तो उसमें गति होती, घोड़ा है नहीं अभी तक, घोड़ा बाद में आया भारत में आर्यंस के बाद, अरब से आए हैं घोड़े, तो इंडियन एनिमल नहीं है वो नेचुरली। तो वो यहाँ इंडस वैली में नहीं है, बैल है, हाथी है, हाथी सबसे ज्यादा यूज हुआ इंडियन आर्ट में। तो ये क्वालिटी जो है ये हमें टेराकोटा आर्ट में काफी दिखाई देती है हिस्ट्री में, इवन कंटिन्यूज इवन टुडे। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू ऑब्जर्व कि रियलिज्म नहीं लाने की कोशिश की, मतलब पिक्चर आइडेंटिटी रियलिस्टिक फोटोग्राफिक इमेजरी बनाने की कोशिश हमें इस आर्ट में नहीं दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि रियलिस्टिक आर्ट ये थोड़ा अननेचुरल है, और काफी देर हुई इंसान, बहुत लेट इंसान रियलिस्टिक आर्ट को अप्रिशिएट कर सका। ग्रीक आर्ट जिसे हम आज रियलिस्टिक मानते हैं वो भी आइडियलिस्टिक था, मतलब इंसान ऐसा होना चाहिए ऐसा मानकर वो इमेज बनाई जाती थी, इंसान ऐसा था उसे देखकर वो इमेज नहीं बनाई थी। तो शायद किसी ये इमेजेस जो है ये हर एज ग्रुप का, हर जेंडर का, हर प्रकार का इंसान रिलेट कर सकता है। अगर आप बहुत रियलिस्टिक इमेज दिखाई दे तो वो क्राफ्ट्समैनशिप के लिए अप्रिशिएट होती है, ना कि फॉर्म के लिए। तो ये एक आइडेंटिटी है जो क्ले वर्क में काफी बार दिखाई दी है इंडियन हिस्ट्री में। नॉट दैट टेक्निकली इट इज देयर, पर आप अगर इमेजेस देखेंगे तो ये क्वालिटी आपको कंटिन्यूड दिखाई देती है। जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंगली हमें टेराकोटा हिस्ट्री में दिखाई देता है। तो दैट सेम आइडिया कंटिन्यूज विद दीज डॉल्स टू। इस तरह की डॉल्स भी महाराष्ट्र में तो काफी लोगों को पता होगा, जो पोड़ा करके हमारा फेस्टिवल है तब जो बैल बनता है वो आज भी इसी तरह का बनता है। सो क्ले वर्क में ये कंटिन्यूटी है। ये मदर गॉडेस है,
इंडस वैली में। यहाँ भी काफी सारे फॉर्म्स ऐसे बने हैं, आप देखेंगे कि हम इंसान को देख रहे हैं, पर जो जैसा है उसकी बजाय हम उसका इम्प्रेशन देख रहे हैं, जो आपको इन आर्टवर्क्स में दिखाई देगा। तो इट डजंट रियली लुक लाइक एनी पर्टिकुलर पर्सन, बट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज अ वुमन। ये औरत है, ये आपको पता चल रहा है, उसका जेस्चर पता चल रहा है, उसका मूड पता चल रहा है। तो वो कैसे पता चल रहा है आपको? हाउ डू यू थिंक यू आर एबल टू आइडेंटिफाई? कोई एक्सप्रेस करना चाहेगा कि कैसे आपको, क्या लगता है आपको ये किस चीज की फिगर है? मैंने तो गॉडेस है लिखा है, उसे मदर गॉडेस कहा गया है। वी आर नॉट श्योर कि वो मदर गॉडेस होगी, क्योंकि अभी तक तो स्क्रिप्ट किसी ने पढ़ी नहीं है इंडस वैली की, तो शायद कुछ और ही हो वो। फ्लावर्स लगाया उसकी वजह से वो लगी कि वो बहुत सजी हुई है। यस, वेरी ट्रू। एज क्या लग रही है उसकी आपको? क्या एज होगी? वो ॲक्च्युली म्हणजे तारुण्यातली अशी बाई आहे की जी त्याचं ॲक्च्युली म्हणजे द्योतक आहे, तिने फॅशन केलेली आहे वरती, ऑर्नामेंट्स घातलेले आहे, तर ते इंडिकेट करतं म्हणून ते असेल. परफॉर्मर वाटते. परफॉर्मर का बरं? कारण हे एवढं सगळं जे आहे ते रोज घालणं शक्य नाही असं वाटतं. काही ठराविक ऑकेजन काय कुठे परफॉर्म करायचंय किंवा असं वाटतं मला. आणि ती कदाचित त्या म्हणजे तिथली कदाचित सर्वात सुंदर स्त्री पण असू शकते. ओके, इंटरेस्टिंग. सो यू थिंक इट कुड बी अ पोर्ट्रेट? व्हाय नॉट? पण मल्टिपल बनवले गेले थे त्याच्यामुळे, पण इवन देन इट्स पॉसिबल इट्स अ पोर्ट्रेट. म्हणजे एखादी सुंदर बाई आहे, तिच्या इमेजेस आवडल्यात घेतल्यात. कांट डिनाय द पॉसिबिलिटी. वेरी ट्रू. आणि व्हाट एल्स डू यू फाइंड? अजून काय वाटतं? और क्या आपको लग रहा है? उसका फेस देख के क्या लग रहा है? उसका एक्सप्रेशन क्या है? बहुत शांत है. ओके, बोल्ड फीचर्स आहे. बोल्ड. पोस्चर देख के क्या फील हो रहा है? कॉन्फिडेंट. तो उसकी आंखों जैसी है नहीं, उसका एनाटॉमी है नहीं, फिर भी आप उसको रिलेट कर पा रहे? अभी ये जो है मदर गॉडेस, पर वो बीच में वाला जो फोटो है उसमें जो सेंटर में है उसका एक्सप्रेशन अलग है. मतलब इसमें जो होठ है उसके जो स्माइली है, थोड़ा हैप्पी है, पर वो बीच में वाला ऐसा लग रहा है सरप्राइज है या डरा रहा है या डर गया, ऐसा कुछ है. तो काफी जगह पे ऐसा, ऑफ कोर्स इट इज अगेन अ बिलीफ, क्योंकि इसका श्योरली हमें पता नहीं है कि उसमें दिए लगाया करते होंगे लोग, ऐसे लगता है. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है. आप लोगों का इंस्टिंक्ट भी था लाइट लगाना उसके अंदर स्कल्पचर के. सो ये एक आइडिया है कि हाउ द सेम आइडिया कंटिन्यूज ओवर द जनरेशंस. सो दैट एस्पेक्ट इज सर्टेनली देयर इन दिस फॉर्म ऑफ आर्ट. ये भी कुछ आर्टवर्क्स है प्री हिस्ट्री के. अब ये जो है ये इंडस वैली के तकरीबन 1,500-2,000 बाद का वर्क है. और अब कंटिन्यूटी देखिए कैसी है इसमें. अब डू यू थिंक इट इज सिमिलर टू दैट मदर गॉडेस? हाँ, काइंड ऑफ सिमिलर, बट ऑब्वियसली वो लोग और डेवलप हुए क्योंकि पहले वाले में जो आईज की शेप थी वो सिर्फ ऐसे लगाई गई थी, पर दिस इज मच मोर डिटेल्ड देन दैट. ओके, तो उनका ऑब्जर्वेशन और स्किल्स इसमें डेवलपमेंट दिख रहा है. why is it necessary कि अगर वैसा किया हो तो वो इंटेंशनल ना हो? इंटेंशनल भी हो सकता है, बट इसमें और उनके स्किल्स निखर के दिख रहे हैं क्योंकि आईज की शेप जो जैसे उन्होंने कार्व किया है, मतलब मीडियम पता नहीं अभी वहाँ पे क्या है, पर जैसे उन्होंने बनाया तो It is terracotta. हाँ सॉरी मुझे वो स्टोन में से दिख रहा है. हाँ, तो इसलिए वहाँ पे उनके स्किल्स और दिख रहे हैं. ओके, तो ये भी ये और एक बात है, ये कॉलोनाइजेशन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं कि रियलिस्टिक के पास जाने वाली चीजें हमें लगता है कि डेवलप्ड है. ये आपको लगता है कि मदर गॉडेस आप भी बिलीव करते हैं? नो, आई डोंट थिंक इट इज मदर गॉडेस, क्योंकि मदर गॉडेस उसमें मदरली कुछ है नहीं. No, आई एम नॉट सेइंग मतलब मैं नाम को रिलेट नहीं करना चाहता हूँ, पर आपने जैसे कहा कि
सिंधु संस्कृति में जो मदर गॉडेस कहा जाता है वही है क्या? आपने क्वेश्चन नहीं, स्टाइल कंटिन्यूएशन. ओके Yeah, I'm talking about style continuation, not the subject matter. तो ये जरूरी नहीं है कि डेवलप स्किल मतलब डेवलप पीरियड. ऐसा हो सकता है कि वो इंटेंशनली ऐसे काम कर रहे हो. अब उनको भी तो वही आंखें दिखाई दे रही थी, तो अब क्यों वो, और इन्हीं के पीरियड में जो स्टोन में कारकीय स्कल्पचर्स है उसमें उन्होंने आंखें बनाई है ना. तो ये जो है ये इंटेंशनल रीजन से शायद बनाई हो. अब या इस दौरान, अब दिस इज कॉन्टेम्पररी टू अशोकन पिलर. अब जब ये बन रहा था तभी अशोका का पिलर भी बना था. उस पे जो शेर है ना हमारी करेंसी नोट पर है, तो आर्टिस्ट तो काफी स्किल है कुछ से, पर जो लायन में स्किल है जो पॉलिश स्टोन में है वो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा. तो ये जो डिफरेंस में आइडेंटिफाई कर रही थी कि एक जो रसिक है, जो ये इसका कंज्यूमर है, शायद ये उसका अप्रिसिएशन पॉइंट है, जिसलिए ये एक स्टाइल जो है ये हमें कंटिन्यू होती दिखाई देती है शायद आज तक. तो अब इसी पीरियड के मैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्क शेयर करना चाहूंगी. चंद्रकेतुगढ़ करके एक साइट है जो अब ये सारे वर्क जो है वो कैलकाटा के एक म्यूजियम में रखे हैं. ये मौर्यन पीरियड से लेकर गुप्त पीरियड मतलब क्लासिकल पीरियड तक काफी साल तक कंटिन्यू हुई स्टाइल है. और ये आप देखेंगे these works are in terracotta. अब इसके पैरेलली स्टोन में भी ट्रेडिशन की शुरुआत होगी है. तो इसके साथ साथ बन रहा है सांची का स्तूप, है ना. इसके साथ हमें पता है यहाँ बॉम्बे के आसपास महाराष्ट्र में काफी सारी साइट शुरू हुई थी इस दौरान. अमरावती जो आंध्रा का नया कैपिटल बन रहा है वहाँ स्तूप बन रहा था. कान्हेरी केव्स इसी टाइम पीरियड की है. फिर कारले है, भाजे है, पांडवलेनी है. तो ये सारी केव्स जहाँ पे बुद्धा की इमेजेस बाद में आने लगी उसके पैरेलल ये वर्क है. एंड सी द डिफरेंस. आर यू अवेयर ऑफ दीज साइट्स? मैं जो बता रही हूँ अजंता, तो आप लोगों को अजंता हालांकि इसके थोड़े 200 साल बाद में होगा. अजंता की सबसे पहली केव्स है, उनसे ये कॉन्टेम्पररी है. तो ये सुंग पीरियड है जो अजंता की जो बीच वाली 2-4 केव है तब, और ये शायद साथ में होगा ना. तो वहां पे वो कार्व कर पा रहे हैं. और ऑब्वियसली जो ट्रेडिशंस केव स्ट्रक्चर में दिखाई देती है वो वुडन से ही आई होंगी, क्योंकि कहाँ से अचानक से कार्व करेंगे, प्लानिंग कहाँ से आई है. तो घर देख के वो रिक्रिएट हो रहे स्टोन में. तो I think I might have that image, but I'm not using my laptop. मैम एक क्वेश्चन, वो उसके जो आजू बाजू में जो बनाया है वो क्या हो सकता है? What do you think? I think flowers. फ्लावर्स Yeah, आहे yeah. आणि त्याला Leaves. स्टेम्स आहेत खाली, The पेटल्स आहेत. You can see those. Mainly petals हे आहेत. वेलनला असं फ्लावर्स आहे. झाडांचे Creepers. हाँ. But maybe it's not like any actual tree, maybe. Yeah. Those are flowers. हम्म. और आप लोगों को फिगर के फॉर्म में भी बदलाव दिखाई दे रहा है हाँ. मदर गॉडेस से. तो क्या बदला है? What do you think, Ashil? मैम ये बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्ड है. इससे बोलूं मैं इससे पहले पहले मुझे लगा था सिर्फ फॉर्म लिए थे, इसमें उन्होंने लय और इतना ब्यूटिफिकेशन भाव आए थे उसके लिए उन्होंने बहुत काम मेहनत की है. ओके. तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है एक क्लासिसिज्म की शुरुआत जो जिसके बारे में बात करी थी. पर एज अ फीमेल फॉर्म भी इसमें क्या बदलाव आए हैं? वो एटीट्यूड तो उसके फेस पे है, लेकिन उसमें वो पीस वाला एटीट्यूड जो था ना, शांति, वो उसमें नहीं है. अभी इसमें ज्यादा एटीट्यूड ज्यादा दिखाई दे रहा है. ब्यूटीफुल है वो बहुत. एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड मतलब ये क्या कहते हैं जो, ईगो. हाँ, जैसे हम होते हैं ना. एटीट्यूड को कैसे डिफाइन मला करें? जास्ती शृंगारस स्माइलिंग फेस आहे. नहीं नहीं. नहीं, इसमें स्माइल याच्यात नहीं थोड़ा है. राग है. हाँ, गुस्सा बोलते हो ना जैसे. स्माइलिंग इसका सोर्स है
एक नाटक, ये सीरीज जो है वो एक थिएटर परफॉर्मेंस के बाद बनी हो या पढ़ के बनी हो। ये भास करके जो नाटककार है उनका मालविका अग्निमित्र, ये जो नाट्य है संस्कृत, इस पर काफी सारे प्लाग्स थे, उनमें से एक है। तो मालविका अग्निमित्र इज अ लव स्टोरी, मालविका और अग्निमित्र इनकी। तो ये मालविका है, हाँ, और वो यहाँ पे शाल भंजिका के रूप में दिखाई दी है। तो शाल भंजिका यानी क्या, जिसके स्पर्श से पेड़ फल फूलों से भर जाता है। तो ये एक्चुअली तो नहीं होता है कि कोई हाथ लगा दे फल आ जाए फूल आ जाए, है ना। तो ये सिंबॉलिक है फर्टिलिटी का। तो ऐसे प्रघात तब भारत में हुआ करता था कि बच्चा जब पैदा हो रहा है, अब हम बात करें बहुत पुराने कालखंड की, जब मानव का जीवन तकरीबन 34-35 एवरेज एज होगा। तो 21वें जो हमारी सेंचुरी है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 75 साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है, सबसे ज्यादा आज है मानव की। तो ये टाइम की हम बात करें तब 35 होगी। वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो 45-50 के तकरीबन थी। आज हम बहुत ज्यादा जीते, इसीलिए पॉपुलेशन भी ज्यादा है हमारा, क्योंकि पीपल आर नॉट डाइंग एंड न्यू पीपल आर जस्ट बीइंग बोर्न। तो मे बी दिस पीरियड, तो इस दौरान क्योंकि तो इसलिए बच्चे जब पैदा होते थे तो ये फर्टिलिटी इमेज रखा जाता था। तो ये आपको अजंता की पेंटिंग्स में भी दिखाई देगा कि बुद्ध के जन्म हो रहा है, उसके बगल में ये शाल भंजिका खड़ी है ऐसे पेड़ को ऐसे टिक के। तो ये गुड लक है इन अ वे। तो ये वो फॉर्म है। अब इसमें आप ऑब्जर्व करिए, इसमें और एक एलिमेंट ऐड हुई है टाइम पीरियड के साथ, जिसको हम कहते हैं एग्जैजरेशन। हाँ, जिसे आप डेकोरेशन कह रहे हैं, एग्जैजरेशन इसमें ऐड हुआ है। जैसे फूल जो है वो एक्चुअल फूल से थोड़े ज्यादा बड़े हैं। उसके बाद जो है, जब पहला इमेज जो था प्रतीक ने कहा कि वो सजी है, पर ये सजी हुई लग रही है या उसने जरूरत से, मतलब उसके गहने बहुत बड़े हैं, शायद वो पहन के हाथ उठा ना पाए, है ना। उसके बाल देखो आप कितने बड़े हैं, घने बड़े। उसके ब्रेस्ट जो है वो भी बड़े हैं और कमर ज्यादा छोटी है। तो ये क्या चेंज हो रहा है, अब टेराकोटा आर्ट में एग्जैजरेशन आया है ना। तो इट्स नाउ गोइंग अहेड फ्रॉम बेसिक सिंबॉलिफिकेशन, मतलब सिर्फ शायद कुछ जताने के लिए या प्रतीक के तौर पर बनाया जा रहा हो, या अब डेकोरेटिव फॉर्म की तरफ जा रहा है। तो शायद क्योंकि थिएटर भी आया हो, शायद इसलिए भी हो क्योंकि साम्राज्यवाद आया हो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पे इमेजरी आई है वो आप देखेंगे कि हमारी फिल्मों में कॉपी की है। तो ये बस ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू एज फन। वैजयंती माला की एक आम्रपाली करके फिल्म है, आपको पता होगा, मुझे याद नहीं, काफी पुरानी फिल्म है, सुनील दत्त वैजयंती माला। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कपड़े उसे पहनाए गए हैं, ऐसे ही बाल उसके बनाए गए हैं, जो इसी टाइम पीरियड की फिल्म है, टाइम पीरियड वाइज भी। और उन्होंने चंद्रकेतुगढ़ के एक्चुअली इमेजरी उसमें यूज की है। तो पॉपुलर आर्ट टेराकोटा, लाइक आई सेड, तो अजंता में जैसे इमेजरी हो वो हमें शायद पॉपुलर आर्ट में ना दिखाई दी हो, क्लासिकल आर्ट की, पर टेराकोटा में जो थी वो हमें काफी बार पॉपुलर आर्ट में उसकी झांकियां मिलती है। तो ये भी एक ऑब्जर्व करने जैसी बात है। तो अब देखिए उसमें श्रृंगार का भाव कैसे आता है। श्रृंगार इट्स नॉट लव, श्रृंगार माने के फर्टिलिटी से ही रिलेटेड है हमारे यहाँ। तो श्रृंगार मोर से, पिकॉक से दिखाया जाता है, काले बादल से दिखाया जाता है, या शाल भंजिका से दिखाया जाता है। तो यौवन में आना, युवती बनना या युवक बनना, ये श्रृंगार का प्रतीक है। श्रृंगार ये शब्द आता है श्रृंग शब्द से, श्रृंग माने के सींग। तो बैल को सिंग आता है जब वो यौवन में पदार्पण करता है ना, तो उससे आया है श्रृंगार। तो श्रृंगार मतलब बड़ा होना, ग्रोथ होना, तो ग्रोथ से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे वो आया है, इट इज एन एग्जैजरेशन। तो यहाँ देखिए आप, ये एग्जैजरेटेड फॉर्म इसीलिए अब हमें इसमें आने लगते। तो ये हमें पूरा टेराकोटा ट्रेडिशन में इंडिया में ऑलमोस्ट चोल पीरियड तक दिखाई देता है, यही ट्रेडिशन कंटिन्यू हुआ है। तो मैंने बहुत सारे इमेजेस नहीं लिए, मैं चंद्रकेतुगढ़ दिखा रही हूँ जो कि 9th 11th सेंचुरी तक
कंटिन्यूड हमें दिखाई देता है. तो देयर आर सम ब्यूटीफुल इमेजेस, जैसे ये भी है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अ प्ले प्रतिज्ञा योगंधरायण. तो इसमें आप देखेंगे उसको वो भगा के ले जा रहा है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज. या वेरी तो इस ये पीरियड की बहुत इंटरेस्टिंग इमेजरी है. और अब इसके बाद मैं आपको 16वीं शतक का टेम्पल दिखाऊंगी. उसमें आपको पता चलेगा कि यही स्टाइल कंटिन्यू है टेराकोटा में. आई एम गोइंग टू शो यू विष्णुपुर. तो यहाँ भी आप देखेंगे दिस इज एग्जैजरेशन, a little exaggeration here too. So is true for here. ना? तो जो वेस्ट है वो पतला हो रहा है ना, बाल बड़े हो रहे हैं, ब्रेस्ट बड़े हो रहे हैं. जो ये है नेवल जो है वो डीपर हो रही है. तो maybe this is something which is coming into other practices also. It's a very very beautiful image. तो इस आर्ट की ब्यूटी ये है कि इसमें क्लासिसिज्म मतलब रूल्स नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है. एक्सप्रेशन बहुत डायरेक्टली हमारी तरफ आता है. मतलब आपको ये सुंदर लगे ना लगे, इसमें श्रृंगार भाव सबको इमीडिएटली रिलेट होगा. सो दैट इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ. एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ. हाँ जी. जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक मतलब हमारा आर्कियोलॉजी इस पर खोज करता है या नहीं, कि लेकिन इसे देख के हम किस तरीके से कह सकते हैं कि इसे या तो स्त्रियों ने बनाया हो या कि पुरुषों ने बनाया हो. क्या ऐसा कोई देखने का तरीका है, या आप क्या मतलब अनुमान लगाती हैं? इस तरह के जो फिगर्स हैं, खास करके हमने जितने प्लेट्स देखे हैं जिनमें ज़्यादातर स्त्रियों के हैं, तो उन्हें कौन बनाया होंगे? या स्त्रियाँ बनाई होंगी जो एग्जैगरेशन करने वाले हैं? मतलब आपका अपना अनुमान क्या कहता है? इसके ऊपर फैक्चुअल रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिस्ट के नाम नहीं है. हाँ. तो पॉसिबिलिटी है कि फीमेल्स ने भी बनाया होगा, पर अनुमान लगाया जाता है कि मेल स्कल्प्टर्स होंगे. जैसे कि पर इसका कोई लॉजिक नहीं है. हाँ, लॉजिक तो नहीं है, लेकिन आपने एग्जीबिशन देखा और बहुत जिनमें मतलब दोनों लोगों ने बनाया हुआ है स्कल्पचर्स, और शायद कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट मिलते जुलते रहे होंगे. अब उस आधार पे तो मतलब अब हमारा फैक्चुअल तो ये है कि दोनों लोगों ने ही बनाया है. तो प्लेट्स में क्या उस तरह की कुछ देखने का नज़रिया है जिस पर मतलब कहा जा सकता है कि शायद स्त्रियों ने बनाया हो या कि आदमियों ने बनाया हो? एक्चुअली इसका एक तरीका ज्यादातर यूज होता है हिस्टोरिक स्कल्पचर्स के लिए कि हम मेल गेज, ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब पौरुषीय नजर, उसका उपयोग करते हैं. मतलब ऑपोजिट जेंडर्स, मतलब ये फीमेल गेज को भी अप्लाई होता है कि ऑपोजिट जेंडर्स को एक दूसरे को देखने का एक तरीका होता है जिसमें हमें जो भाता है ऑपोजिट जेंडर में सेक्सुअली अट्रैक्शन के लिए, वो हम एग्जैजरेट करते हैं नेचुरली. मतलब हम देखते समय एग्जैजरेट करते हैं. मतलब हम बनाने के लिए तो करेंगे, पर जैसे इतने सारे लोग हम देखते हैं, किसी एक को कोई एक ही लड़की या लड़का पसंद आता है तो वी आर चूजिंग. तो वो जनरली साइकोलॉजिकली गेज इस नाम से आइडेंटिफाई होता है. तो जिस तरह से ये इमेजरीज, ये पर्टिकुलर इमेजरी नहीं, पर काफी सारी इमेजरीज जो है वो मेल श्रृंगार, पुरुष के श्रृंगार के हिसाब से एग्जैजरेटेड है. इसीलिए वो मेल हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है. श्योरिटी नहीं है. पर अजंता की पेंटिंग आप अगर देखिए तो वो दोनों जेंडर की बनाई लगती है क्योंकि उसमें ये एग्जैजरेशन एस्पेक्ट नहीं है. पर ये भी पॉसिबल है कि वो कैनोनाइज्ड आर्ट था, मतलब वो नियमबद्ध कला है. तो नियमबद्ध कला में स्त्री या पुरुष ने किया है वो बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें सब लोग एक रूल्स लेकर काम कर रहे हैं. पर जो ऐसे एक्सप्रेसिव आर्ट है उसमें शायद बता सके. ये मुश्किल है. तो मैं भी चूंकि आर्ट फील्ड से मैं भी बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ,
तो मेरा अपना एक अनुभव ये भी है कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लड़कियां भी जो फिगर बनाती हैं, मैं कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां जो फिगर बनाती हैं वो लड़कियों के ही फिगर बनाती हैं। यस मतलब लड़कियां लड़कों के फिगर नहीं बनाती हैं। मतलब ये मेजॉरिटी मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे लोग ऐसा करते हैं। और लड़के तो ज़्यादातर लड़कियां के बनाते हैं, ये मेजॉरिटी है। दैट इज ट्रू। ये तो फैक्ट मैंने देखा है, मतलब क्योंकि मैं खुद 10-12 साल के अपने जितने भी मैंने आर्ट वर्क देखे हैं और लड़के लड़कियों के दोनों के बनाए हुए, खास करके जो फिगर को लेके काम करते हैं। दैट इज ट्रू, ये ऑब्जर्वेशन है ही, दैट्स ट्रू। That पर could be social this thing also. Because maybe the females are not comfortable making a male body, और वो social एक ये होता है ना कि आप किस तरीके से देख रहे हो बॉडी को, तो मेल आर मोर ओपन एंड दे आर ओके विद एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज अबाउट सेक्सुअलिटी एंड मे बी जनरलाइज्ड आप ये कह सकती है, पर आर्ट कॉलेजेस में तो ऐसा है नहीं। आर्ट कॉलेजेस में तो स्टिग्मा है नहीं कि बॉडी को लेकर, पर yet it is true कि फीमेल्स जनरली वर्क विद फीमेल इमेजरी। पर आप उसमें देखेंगे कि अब मे बी हमारे सेशन के बाद आई कैन शेयर सम इमेजेस, मेरे लैपटॉप में तो काफी पीपीटीज है। तो इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है अल्तिमिशिया करके, जो रेनेसां की फीमेल सिंगुलर फीमेल आर्टिस्ट है, उसका और उसी पीरियड के मेल आर्टिस्ट का अगर हम बगल में रखें तो इमीडिएटली जैसे फिगर बनाई गई है, मतलब बॉडी का पोस्चर जैसे है, उसमें फर्क दिखाई देता है कि फीमेल्स में एरोटिसिज्म कम होता है फीमेल बॉडी को देखने के लिए, जो कि मेल में नेचुरली होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो मॉडल की तरफ अट्रैक्टेड हो, पर if the person is attracted to opposite gender, there is a slight hint of eroticism, जो रेगुलरली पर ऑफकोर्स ये कंपैरेटिवली ऑब्जर्व हो सकता है, इंडिविजुअल स्कल्पचर देख के नहीं आइडेंटिफाई हो सकता। मतलब आप दो साथ में रखे तो इसमें नहीं है इसमें है, ऐसा ऑब्जर्वेशन हो उसी आधार पे ही बस कर सकते हैं। हाँ जी, नो स्पेसिफिक प्रूफ। पर टेराकोटा आर्ट में ऑफ कोर्स देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि फीमेल आर्टिस्ट होंगी। मे बी ऐसा भी हो सकता है बिकॉज एज फीमेल लाइक वी नो आवर बॉडीज वेरी वेल, क्योंकि हम खुद को ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो दिस कुड बी आल्सो वन रीजन कि हमें हमारी बॉडी अच्छे से पता है, इसलिए हम हमारे फिगर्स वैसे बनाते हैं। That's not a logic. Males know their bodies well, ना then. या मतलब फीमेल फिगर्स ज्यादा बनाते हैं। बहुत ट्रू, बोथ आर ट्रू, ओके। हाँ नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें जो बताया गया नहीं, है, और इससे ऐसे- पहले भी थे, जैसे तो ऐसे ड्रेसिंग का मुझे लगता है कि तब नहीं था नहीं, इतना। ठीक है, हम उस पर्सपेक्टिव में देखें अगर, तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब अभी भी हैं जो कि कपड़े नहीं पहनते हैं। हाँ, तो मैं वही बताना चाहता हूँ ना कि उस समय की जो हम आर्ट वर्क देख रहे हैं वहाँ तो नहीं था ये, तभी तो नहीं थे ना यूजर। ये समय में तो ड्रेसिंग इससे नीचे ही थी ना। In particular, not necessarily. तो ऐसा जरूरी नहीं है, it depended. आपण याच्यावरून अंदाज लावू शकतो का की आता जर आपण सध्या ट्रेडिशनली टेराकोटामध्ये जे देशभरात काम चालतं, तिथे जर आपण बघितलं तर घरातले महिला आणि पुरुष दोघे एक आर्ट वर्कवर काम करतात. Yes. जर हे सगळीकडचं कॉमन ऑब्झर्वेशन आहे तर मग असं असू शकतं का की तेव्हाही मग तशाच पद्धतीने काम होत असेल. नहीं, थोड़े दिन अभी मेरे ख्याल से कल या परसों हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था जो मोलेला टेस्ट ने दिखाया था। ये जो ट्रेडिशनली काम करते हैं, जो कि वो परंपरा से ही हैं, तो उनमें मतलब महिलाएं भी काम कर रही हैं और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं। वही वो हाँ, बता रहा है, हाँ। वही बता वही रहा है। बता रहा है। पचमूड़ा में भी यही है, जो बंगाल में है पचमूड़ा करके जगह, जो पूरा गांव टेराकोटा ही बनाता है। वो यूनेस्को फंडेड सिटी टाउन है, जो उन्होंने ट्रेडिशनल टेराकोटा ट्रेडिशन प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को से फंड आता है। तो वो आज भी कलर नहीं यूज करते, वो अलग अलग ग्लेजिंग टेक्निक से कलर लाते हैं। वो जो बंकुरा के घोड़े हैं ना, हाँ. वो पचमूड़ा के घोड़े हैं बेसिकली। तो वो टाउन से, तो वहां भी मेल फीमेल साथ में काम करते हैं टेराकोटा में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पॉसिबल है टेराकोटा आर्ट में कि फीमेल्स भी काम करती है, पर स्टोन ट्रेडिशन में फीमेल्स होना मुश्किल लगता है। पर वो भी इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, क्योंकि हमें impossible पता तो ही नहीं है, तो
उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हाँ ये तो है, जैसे अगर कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट प्रैक्टिस में देखें तो बहुत सारे फीमेल स्कल्पटर हैं हाँ जो अपनी हाँ स्वेच्छा से चुनती हैं, तो ऐसा कोई हम एग्जैक्टली नहीं, कह तो नहीं सकते हैं। वही कॉम्प्लेक्सिटी है, इंडियन आर्ट में ये कॉम्प्लेक्सिटी ही है। एक अजून रिझन असू शकते हिंदी की एक और वजह हो सकती है कि स्टोन कार्विंग जो भी है वो साइट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है जो कि उस साइट में ही बनाए गए थे, और टेराकोटा का ऐसा है कि वो मोस्टली घर में भी उसका प्रोडक्शन होता है, तो घर में है इसलिए मेल और फीमेल दोनों एक साथ काम करते नहीं, पर होंगे। इवन ये भी लॉजिक शायद भारत की व्यवस्था के हाँ लिए नहीं सही नहीं क्योंकि है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमने जहाँ पे तुम और अंकित वगैरह जो दिखाया था वीडियो ना, जहाँ पे जाके तुम लोगों ने किया हुआ है, तो वो भी गाँव जो हैं, जैसे वो आपके जो सैंड स्टोन है, और ये क्या था कि लंबे समय से ही भारत की कला में इसका हमेशा से डिमांड रहा है सैंड स्टोन्स का, तो आज भी जैसे क्या है कि गांव के गांव वो काम करते हैं, हाँ, जो हाँ। बड़े बड़े काम होते हैं, तो उनमें मतलब औरतें भी करती हैं, सही मतलब है। आप जाके देख सकते हैं गांव में। नहीं, और ये भी है कि भारत में औरतें घर में नहीं बैठती थी हाँ इस दौरान, तो ये जो स्ट्रक्चर है कि औरतें घर पर काम करेंगी और मेल्स बाहर जाएंगे, तो ये बहुत ही वेस्टर्न कल्चर है, ये बहुत इंडियन कल्चर नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि वॉरियर्स भी थी भारत में, महिलाएं रूलर्स भी थी, और बेसिकली हमारे यहाँ मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल मातृसत्ताक पितृसत्ताक साथ में सोसाइटीज है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि रोल्स डिफाइंड नहीं है, जेंडर रोल्स आज भी नहीं है। इनफैक्ट सदर्न इंडिया में आप जाएंगे तो ये अभी हम नहीं स्पेसिफाई कर सकते। ये भी तो एक फैक्ट है ना कि जैसे स्टोन की जब हम टेराकोटा तो ठीक है बहुत उस तरह से नहीं है, और स्टोन क्या था ऑर्गेनाइज्ड था कि कोई टीम होती थी जो ब्लॉकिंग करते थे, कोई होते थे केवल उसके ऑर्नामेंट बनाते थे, कोई होते थे जो केवल उनके आईज बनाते थे, मतलब ऐसा हिस्ट्री कहती है। बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि अगर लड़कियां करती हों चाहे महिलाएं करती हों तो कोई पर्टिकुलर चीज को करती है, हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो हम उस क्योंकि हिसाब से गिल्ड में काम हुआ करता हाँ। था, और अगर हम मानकर चले कि गिल्ड्स थी और वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो फैमिलीज को लेकर ट्रैवल करते होंगे साइट पर। हाँ बिल्कुल करते हैं। क्यों अकेले रहेंगे सालों साल। जैसे आप जो ये राजस्थान के जो बंजारे हैं, हाँ, तो जो जितने भी एकदम जो हार्ड वर्किंग है, जैसे लोहे को पीटना उस पे पूरा, वो अभी भी ट्रेडिशन में देख सकते हैं। हाँ। वो लड़कियां ही करती हैं। लोहार का मतलब जो काफी सारे हाँ। वर्क्स है, ट्रेडिशनल वर्क, वो फीमेल करती है, पाथर। तो यू कैन नॉट डिनाई। इसीलिए जेंडर स्पेसिफाई कर नहीं सकते। It is very much possible that females were making. Can't deny the fact. Absolutely. तो मतलब इनफैक्ट पर ये मानना सही नहीं होगा कि ये डेकोरेटिव है इसीलिए फीमेल्स ने बनाया है। That would not be a right way of thinking. मतलब सजना है, डिटेल करना है तो औरतें करेंगी, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। मैम, और ज्यादातर करके जो अवशेष मिला है वो फीमेल के ही ज्यादा क्यों मिला है? That is also not true. नहीं। No, that is also not true. मेल्स के इक्वली मिले हैं। अभी मैंने पहले की इमेज दिखाई ना, ये ऐसे इक्वल है। तो ये ज्यादा होने का रीजन प्रोबेबली ये है कि ये गुड लक के लिए बच्चे पैदा होने के वक्त घर पे रखते होंगे, तो ये प्रिजर्व बेटर हुआ है। पर बने फीमेल ज्यादा है ये सही नहीं है, इक्वल मात्रा में बने तो दैट्स आल्सो नॉट ट्रू। ये काफी सारी मिथ्स हम खुद ही अपने आप में बना लेते हैं। हाँ। ऐसा तो कुछ है नहीं। जेंडर दुनिया में कहीं भी नहीं है, मतलब इंडिया हाँ। के लिए नहीं, कहीं भी सिर्फ मेल और फीमेल नहीं हाँ, बने। केवल इस तरीके से रहा है कि कोई संस्कृति मतलब हमेशा से मतलब जैसे स्त्रियों को प्रमुखता दिया है, हाँ, वो प्रमुखता में हमेशा उनको देवी भी मान के चलता है, उनको हमेशा हाँ। टॉप पे ही रख के चला है। इस वजह से भी वो मिल सकती है। हाँ। या तो वो पॉपुलर होती है, हाँ। प्रिंट होती है किताबों में, इसीलिए हमें लगता है कि ये हाँ। ज्यादा है, ये भी या पॉसिबिलिटी तो है। आप शायद मेल हैं इस वजह से ज्यादा दिखता हो। या सिंधु संस्कृति में नहीं, दाढ़ी वाला possible. पुरुष मिले थे ना, सिंधु संस्कृति में दाढ़ी वाला पुरुष भी थे। It is, इसीलिए मैं आप लोगों को तो पूछ रही थी कि ये ऑब्जेक्ट्स जो आपने चुने हैं ये क्यों चुने हैं, क्योंकि हम जो देखना है वही देखते हैं।
हर हाँ, जगह। वही मैं कहना चाह रहा था कि आप वही देखते हो जब देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, एवरीथिंग इज आवर चॉइस इन अ वे, वी आर चूजिंग एवरी टाइम कंटिन्यूअसली। और हम चूज कैसे करते हैं उसमें, जो मैंने एक स्लाइड एक्सक्लूड की उसमें वो पॉइंट्स है कि हाउ डू वी चूज। तो मे बी दैट वुड बी अ वेरी क्रिटिकल डिस्कशन, तो वील टेक इट इफ it don't go very long. डिनर के बाद Yeah, so this is also from the similar time period, और यहाँ आप देखेंगे मेल फीमेल्स सारे ही है। दिस इज द सीन। बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है ये। इसमें आप देख, हाँ, यस, इट्स अ मर्मेड। ओके, इसमें अभी घोड़ा है, यानी ये अभी This is quite late. Horses came in Aryan period. ओके। This is almost 1800 to 1900 years after that. तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा एग्जैजरेशन की एलिमेंट है। जैसे वो वेव्स दिखाई है, तो एग्जैजरेशन एक्सप्रेशन के लिए यूज हुआ है। तो ये भी आप फर्क देखिए कि यहाँ पे एग्जैजरेशन ब्यूटिफिकेशन के लिए है, यहाँ पे एग्जैजरेशन नरेशन के लिए है, कहानी बताने के लिए। This is again an interesting image. तो अब ये एक ट्रेडिशन है टेराकोटा की जो बहुत कंटिन्यू हुई है भारत में, आज भी है। ये अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये चेट्टीनाड तमिलनाडु के है। यही ट्रेडिशन कंटिन्यू है आज भी। पचमूड़ा जिसके बारे में बता रही थी वो बंगाल में आता है। ये रिचुअल हॉर्सेस, घोड़े कोई रीजन के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें ऐसे रखा जाता है, बाद में तोड़ा भी जाता है। तो ये हर साल बनते रहते हैं, बहुत सारे बनते हैं। तो ये फैमिलीज है, ये बनाती रहती है ये घोड़े, मतलब एक बार बन के वो नहीं खत्म होते। शायद इसीलिए ये जो परंपरा है ये टेराकोटा इस माध्यम में कंटिन्यू हुई है, स्टोन में नहीं बनी, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। तो देखिए जो कारण है जिसकी वजह से हम बना रहे हैं कोई चीज, उसकी उपयुक्तता से भी माध्यम डिसाइड हो सकता है। तो टेराकोटा का इस तरह से भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन हुआ है। तो एक एग्जाम्पल मैं स्पेशली दिखाना चाहूंगी। बहुत बड़े घोड़े हैं, आप देखिए वो आदमी है यहाँ। ये पुराना डॉक्यूमेंटेशन है, आज ये कम हुआ है बनाना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं। ये ट्रोजन हॉर्स जैसे हॉलो होते हैं ऑब्वियसली। टेराकोटा ये टुकड़ों में फायर होते हैं, उसको बाद में कंटिन्यू किया जाता है। उसके ऊपर ऐसे डिटेल्स होते हैं। तो इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ इस फॉर्म को लेकर कि क्यों घोड़े बनाए गए हैं। कॉमन कंसेंसस तक आज तक यहाँ पहुंचे हैं कि ये वॉरियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत जगह पे भारत में बनाए जाते हैं, छोटी या बड़ी मात्रा में। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है जो टेराकोटा को लेकर बिल्कुल याद रखने जैसी है। देखो ये बहुत काफी बड़े साइज का घोड़ा है, और ये भी बिल्कुल वैसा है जैसा वो बैल हमने इंडस वैली में देखा था। तो ये घोड़े जैसा नहीं है, मोटे मोटे पैर है इसके, जो टेक्निकली जरूरी है। शायद आई विल शो यू द मेकिंग प्रोसेस की इमेजेस कुछ। उसका फेस घोड़े जैसा है, पर उसका बॉडी, उसका जेस्चर घोड़े जैसा है, पर वो एग्जैक्ट घोड़े जैसा है नहीं। पर आप उसको एनिमल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। सो दिस इज हाउ इट्स मेड। ये तो आप लोगों ने किया होगा ना इंट्रोडक्शन प्रोसेस का। तो ये ग्रुप है जो यही बनाते हैं। तो ये इतने बड़े यहाँ चेन्नई और आंध्र प्रदेश में बनते हैं। जो यहाँ बनते हैं बंगाल में, वो इतने बड़े नहीं होते। वो 5-6 फीट की ऊंचाई तक पर सिर्फ उनकी गर्दन जाती है, बाकी पीछे से वो इतने बड़े नहीं होते। वहां पे जो बनते हैं वहाँ हेड अलग बनता है और टॉर्सो अलग बनता है, इतने टुकड़ों में नहीं बनते वो। पर ये एक जो परंपरा है वो आज तक कायम है। तो टेराकोटा ये रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में कंटिन्यूड रही है ट्रेडिशन, इसीलिए हमें सेम स्टाइल दिखाई देती है। और ये इवॉल्व भी नहीं होती, क्योंकि उसकी जरूरत के हिसाब से बनते जा रहे हैं। तो मॉडर्न
जो सिटी ड्वेलर्स है वो भी अपनी रिचुअल के लिए गांव जाके इसी तरह की चीजें खरीद के वो रिचुअल कंप्लीट करके वापस आते हैं। तो ये स्टाइल में एवोल्यूशन नहीं हो रहा, तो अब इसमें एक्सप्रेशन नहीं बचा है, ये एक डेली प्रैक्टिस रूटीन जैसा इनके लिए हो गया है। तो दिस इज एक्चुअली वन एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्ट विच इज क्वाइट सैड, क्योंकि इसे एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। ये फैमिलीज भी कम हो रही है क्योंकि रिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोग भी कम हो रहे हैं। तो ये बहुत सैडली आपको दिखाई देंगे इस रिचुअल के बाद पूरे रोड पर टूटे हुए घोड़े पड़े होते हैं। आप कभी चाहे तो महाराष्ट्र में ये है नहीं ट्रेडिशन, तो हमें यहाँ ज्यादा नहीं दिखाई देता। तो जैसे महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल रहता है, तो वो गणपति होने के बाद या वेरी सिमिलर टू दैट। पर गणपति में ये है कि हम लोगों ने फॉर्म फिक्स नहीं कर रखा। ये घोड़े बिल्कुल मुझे लगता है 2-2.5 हजार साल से एक जैसे बन रहे विदाउट मच चेंज। तो ये जो तकनीक है या उसका जो फॉर्म है, मैंने इसीलिए कंटिन्यूटी में लिया। इंडस वैली का फॉर्म है, चंद्रकेतुगढ़ का फॉर्म है, उसी तरह से उसका स्टाइल एवोल्यूशन है, पर वो वैसे का वैसा बन रहा है बहुत सालों से। का मतलब 2000 साल तो वो प्रैक्टिस चल ही रही होगी। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू 16th सेंचुरी। मैं आपको विष्णुपुर की साइड दिखा रही हूँ। ये बंगाल में है। बंगाल में ये होने का एक लॉजिकल रीजन ये है कि वहाँ स्टोन की विल नो बेटर, स्टोन वहाँ पे आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो शायद इसीलिए भट्टी करके ईंटों की स्ट्रक्चर्स बनाना वहाँ हुआ होगा। तो उसमें टाइल्स भी उन्होंने टेराकोटा में बना के ये टेम्पल्स बनाए हैं। तो वहाँ पे काफी जगह पे ये टेम्पल्स है, ये अच्छी स्थिति में है, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन मैं दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर की इमेजेस देखकर you will be able to connect to what I showed before. तो I am taking a huge break in between, क्योंकि वही औरतें देख के क्या करेंगे हम। तो we have got the idea. Yeah, so ये बहुत खूबसूरत साइट है, आप जरूर जाइए। Beautiful bricks, beautiful structures. मैं गया हूँ यहाँ तक। मैं यहाँ तक गया हूँ। You have, it's beautiful ना, extremely beautiful. तो इस टाउन में ये टाइल्स भी बनती है अभी तक। तो अगर कोई गांव में है तो आप देखना, महाराष्ट्र में जो वाड़े बनते हैं उसमें ऐसी बड़ी बड़ी ईंटें बनती है। और जो पुराने मतलब अहिल्याबाई होळकर के वाड़ों तक 19th सेंचुरी तक जो वाड़े बने हैं, उसकी ईंटों का शेप आज की हमारी ईंटों जैसा नहीं है, बल्कि इंडस वैली की ईंटों जैसा है। पतली होती है, हाँ, थोड़ी सी स्क्वेरिश होती है, और वही ईंटें यहाँ भी यूज हुई है। तो क्ले वर्क की टेक्निक्स एक्चुअली ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ये टेक्निक्स बहुत सालों तक वैसी की वैसी रहती है। तो दिस इज वन ऑफ देम।